हेलो 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 हेले हेले। क्या हम आपको दिख रहे हैं? नहीं। एक सेकंड रुक जाओ। ई लो, हम आ गए आपसे मिलने। अब हमारी बात सुनिए फटाफट से भैया। फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है और सेकंड ही टॉपिक है, जिसका नाम है कैपेसिटर। लिख लो, कैपेसिटर। ना ना ना, ला ला ला। मेरी बात सुनो यार, कैपेसिटर क्या आपको ये रजिस्टर जैसा नहीं लग रहा? सुनने में कैसा लग रहा है? रजिस्टर। उसी का भाई है ये, उसी का भाई है ये। तीन तीन भाई हैं ये। एक होता है रजिस्टर, एक होता है कैपेसिटर और एक होता है इंडक्टर। सर मैं ये पढ़ चुका और ये अभी आप पढ़ाने वाले हो, और ये कब पढ़ाओगे? ये पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के बाद। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, उसी सब के कॉन्सेप्ट्स यहां पर यूज होने वाले हैं, इसीलिए अब हमने कैपेसिटर को चुना। कैपेसिटर समझ में आएगा अब, ठीक है जी। तो कैपेसिटर है क्या, क्या करता है ये? रेजिस्टर तो अपोज करता है करंट के फ्लो का। ये क्या काम करता है? ये कौन है? बात समझ में आई कि नहीं आई? सवाल समझो कि कैपेसिटर कौन है। तो मैं आपको कहूं, ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर लेता है अपने अंदर। एनर्जी स्टोर कर लेता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेता है। ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। क्या है जी? ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। जैसे कि आपके घर में कौन है, वाटर टैंक होता है ना खाली, एक ऐसा आपने टैंक किसको बोलते हो? जिसके अंदर आप पानी स्टोर कर पाओ, मैक्सिमम पानी स्टोर कर पाओ, उसको आप क्या बोलते हो? टैंक। तो इसी तरह कैपेसिटर उसको कहा जाएगा जो मैक्सिमम अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ले इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया क्या? तो ऐसी कुछ बातें हैं हम करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारे घर में ये होता कहाँ पे है, मैं आपको बताता हूँ कि ये होता है आपके घर में फैन में लगा होता है, ये आपके घर में मोटर में लगा होता है, ठीक है। जिस वक्त फैन और मोटर रुके होते हैं उस वक्त उन्हें इनिशियल चलाने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें कैपेसिटर की हेल्प से मिल जाती है। सर मैंने तो कभी नहीं सुना कि पंखे में कैपेसिटर लगा। मैंने कहा कंडेंसर सुना है। कंडेंसर वही है कैपेसिटर, ठीक है। तो जब कभी इलेक्ट्रिशियन आता है तो कहता है कि भैया इसका तो कंडेंसर खराब है, कंडेंसर बदल दो, बात बन जाएगी। ऐसी बातें बोलता है वो, ठीक है। ऐसी बातें बोलता है वो कि भैया इसका कंडेंसर बदल दो, बढ़िया चलने लगेगा। सॉरी। तो फैन में मोटर में लगा होता है, इनिशियल लेवल चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और एक बार चलने लगे फिर उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो हमें इनिशियल स्टेज पे इसकी जरूरत है, और उसके बाद आप इसको हटा दो, डिवाइस सही काम करता रहेगा। समझ में आया क्या? तो ऐसी कुछ बातें हैं कैपेसिटर की। तो हमने एक कैपेसिटर वो बनाया कि इनिशियली चलाने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत है इनिशियल, तो वो हमारी कैपेसिटर रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। इसको हम क्या कह देते हैं? कैपेसिटर। और इसी को हम कंडेंसर भी बोलते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो कैपेसिटर बिल्कुल एक टैंक की तरीके से है। कैसा है भैया? टैंक की तरीके से है। मैं उसकी कंपैरिजन कर रहा हूं कैपेसिटर की अपने टैंक से, पानी के टैंक से, कि वो अपने अंदर पानी स्टोर करता है, ठीक है। और पानी स्टोर करने के साथ साथ उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। भैया आपके घर में नीचे लगा है यहाँ पे मोटर, ठीक है, नीचे यहाँ पे लगा है मोटर, लगा हुआ है आपका, ठीक है। ये ऐसे शाफ्ट है, ऐसे, ठीक है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और यहाँ से पानी कहीं जाके ऊपर वाली मंजिल पर, कहीं फ्लोर पर जहाँ टैंक रखा था वहाँ पे जाके उसने पानी भरना शुरू कर दिया, और आपका टैंक फिल हो गया, ठीक है जी। आपका टैंक फिल हो गया। अब हुआ क्या? टैंक तो फिल हो गया, उसके अंदर पानी स्टोर हो गया, जाके पानी क्या हो गया? स्टोर हो गया इतनी हाइट पर। क्या उसके अंदर एनर्जी नहीं स्टोर हुई होगी? अगर मान लो इसके अंदर m मास का वाटर जाके स्टोर हो गया, कितने मास का पानी जाके स्टोर हो गया? m मास का। तो उसके अंदर एनर्जी नहीं स्टोर हुई होगी क्या? एनर्जी स्टोर हुई होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी, ठीक है। यहां पर भी चार्ज स्टोर होता है जाके, और वहां पे उसी से हम कहते थे कि एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है। तो बेसिकली टैंक आप किसको बोलते हैं? एक ऐसा अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद हो और अपने अंदर स्टोर कर ले पानी को, उसको हम टैंक बोलते हैं। तो कैपेसिटर भी ऐसा ही है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊंगा, बहुत देसी डेफिनेशन है इसकी। क्या कहेंगे? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, लिख लो जल्दी से, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट है बेसिकली, बस ये
अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर, arrangement of two conductors which is used to store इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात मैं आपको समझा रहा था, विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया क्या जी? एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उन्हीं दो कंडक्टर के, जो दो कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, उन दो के बीच में स्टोर हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी बातें, ये अरेंजमेंट है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं और भी बातें, ये तो बेसिक एक डेफिनेशन है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पॉज करके कुछ कॉपी करना हो कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसका प्रिंसिपल भी है एक, वो भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही, हाँ वही वाला, बिल्कुल। चलो अभी हम बातें करते हैं आगे। तो कैपेसिटर की बात कुछ ऐसी होगी, अरेंजमेंट है दो कंडक्टर का। अब ये अरेंजमेंट दो कंडक्टर का कैसा भी हो सकता है। दो प्लेट लगा के मैं उनके बीच में स्टोर कर सकता हूं, दो प्लेट लगाकर ऐसी ऐसी मैं उनके बीच में स्टोर कर सकता हूं। क्या स्टोर कर सकता हूं? एनर्जी। अब ये समझ में आएगा चैप्टर के, ये मैं आपको पहले ही थोड़ा सा ना जैसे ट्रेलर दिखाते हैं ना, वो दिखा रहा हूं। ठीक है, दो कंडक्टर है, इनके बीच में स्टोर कर ली, और एक स्फीयर ये रहा और एक स्फीयर इसके बाहर। ठीक है, इनके बीच में एयर है या कोई मीडियम हो सकता है, मतलब ये एक कंडक्टर है। ठीक है जी, और ये एक कंडक्टर है जी। स्फीयर हैं दोनों, दोनों क्या हैं? स्फीयर हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर। तो इनके बीच में एनर्जी स्टोर हो सकती है जी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक सिलेंडर ये रहा और इसके बाहर एक कंसेंट्रिक सिलेंडर बना दूं। समझ में आया क्या? एक सिलेंडर ये रहा और एक सिलेंडर मैं इसके बाहर बना दूं। ए लो जी, बना दिया। तो ये दो कंसेंट्रिक सिलेंडर है, ये भी दो कंडक्टर हो गए, इनके बीच में जो स्पेस है वहां पे स्टोर हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ ऐसा है। तो अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स अरेंज सो एज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोला? एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सो एज टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो अरेंजमेंट जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की जा सकी, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। दो कंडक्टर का अरेंजमेंट, कैपेसिटर, बेहतरीन। इतनी बातें समझ में आ जाएं, बढ़िया बात। आगे की बातें सुनो। देखो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? लिखो आप जल्दी से, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि किसी कंडक्टर पर, बहुत ध्यान से सुनना, एक लाइन का है रे, जल्दी सुनो भाई। किसी कंडक्टर पर जितना चार्ज स्टोर कर दोगे, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर दोगे, उसका पोटेंशियल उतना राइज कर जाएगा। जितना चार्ज किसी कंडक्टर पर स्टोर करते चले जाओगे, उतना उस कंडक्टर का पोटेंशियल राइज करता चला जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? लिख लो इस बात को जल्दी से। प्रिंसिपल है इसका, व्हेन वी चार्ज अ बॉडी, when we charge a body, when we charge a body, or when we store charge on a body, its potential मतलब बॉडी का पोटेंशियल, its potential
increases continuously. When we store charge on a body, its potential increases continuously. मतलब जितना when we storing charge on a body, मतलब स्टोर करते जा रहे हैं और उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, स्टोर करते जा रहे हैं उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, स्टोर करते जा रहे हैं उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है. बेसिकली ये बात आपको समझाना चाहता हूँ. पोटेंशियल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली. मतलब चार्जिंग ऑन अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करते जा रहे हो उतना पोटेंशियल राइज करते जा रहे हैं. बहुत बेसिक सी बात. ठीक है जी. आगे की बात सुनो. इसी को मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देता हूं. देखो जी, कहना ये जा रहा है कि जो चार्ज है किसी बॉडी पर, उसको जितना बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल उतना बढ़ता चला जाएगा. बात समझ में आ गई क्या? बेहतरीन. तो किसी भी बॉडी पर आपने जो चार्ज दिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पोटेंशियल के. समझ में आया क्या? तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट यूज करना है. समझ में आया क्या? द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल. किसी बॉडी का जो भी पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पर स्टोर हुए चार्ज के. बात समझ में आ गई क्या? तो जो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लगाऊंगा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए उसको ही कहेंगे कैपेसिटेंस. ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. बात समझ में आ गई क्या? और इसी को हम क्या कह देते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ दैट बॉडी. समझ में आया क्या जी? सी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी. तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हैं? सी इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर ऑन अ बॉडी with respect to the potential developed on it. ठीक है जी. तो कुल मिला के अगर आप देखो इसकी यूनिट की भी मैं यहीं पे अगर बात कर लूं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये. और अगर मैं इसकी यहीं पर बात कर लूं या एक लाइन इसकी डेफिनेशन लिख दूं इस रेशियो के टर्म्स में, तो क्या है जी? ये कैपेसिटर ऑफ अ बॉडी मैथमेटिकली कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, जैसे रेजिस्टर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो. एक सेकंड भैया, यहाँ जगह कम पड़ गई हमारे पास, हम इसको ले चलते हैं यहाँ. इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज stored on a body, charge stored on a body with respect to the potential developed on it. अभी असली एनालिसिस अभी बाकी है. अभी तो सिर्फ ऐसी बातें चल रही हैं. अभी कैपेसिटर बनाना सिखाऊंगा आपको कि कैपेसिटर बनता है तो कैसे बनता है. बात समझ में आई क्या? ठीक है जी. तो जल्दी से लिख लो. इसकी यूनिट की एक छोटी सी बात कर लो. इसकी यूनिट की बात कर लो तो यूनिट के नाम पे आपको समझ में आना चाहिए कि चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम. और वी की यूनिट क्या है? वोल्ट. समझ में आया क्या? चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम और इसकी क्या है? वोल्ट. तो क्या हो जाएगा? कूलम पर वोल्ट. तो ये ना बोल के हम इसको, ये कूलम पर वोल्ट ना बोलकर हम इसको क्या बोलते हैं? फैरेड. फैरेड.
नाम है, जैसे न्यूटन, जैसे कि जूल, ऐसे ही फैरेड, हम नहीं जानते, बस फैरेड इसको बोला जाता है कूलम पर वोल्ट को, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसको फैरेड क्यों बोलते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको बताया जाए, कैपेसिटेंस बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो कितना चार्ज या कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। बात समझ में आई क्या? ये बेसिकली बॉडी का जो हम कैपेसिटेंस डिफाइन कर रहे हैं, जिस भी बॉडी का हम कैपेसिटेंस डिफाइन कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और यू कैन से टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी एबिलिटी कितनी है, स्टोर करने की एबिलिटी कितनी है, वो डिफाइन करता है कैपेसिटेंस। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये बॉडी की एबिलिटी है जो कि चार्ज को होल्ड करने की, ये एक एबिलिटी है बॉडी की जो कि चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी को बताता है। बात समझ में आ गई क्या? खैर, तो अब हम सीखना चाहते हैं कि एक ग्राफ भी देख ही लें। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, चलो नेक्स्ट। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक ग्राफ बनाते हैं भैया, किसका ग्राफ बनाते हैं? पोटेंशियल वर्सेस चार्ज का। तो देखना जरा सा कैसा आएगा। एक एक्सिस पर रख दो चार्ज और एक एक्सिस पर रख दो पोटेंशियल। क्योंकि ये क्या है? लीनियर। तो लीनियर का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। और आपको अगर ये बात समझ में आ गई हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q था, इसलिए हमने ये ग्राफ बनाया स्ट्रेट लाइन, तो आपको एक बात और भी समझ में आनी चाहिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्लोप ऑफ एक ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाऊं, इस साइड पे Q रख दूं और इस साइड पे V रख दूं, तो वो भी कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो इस वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो है कैपेसिटेंस के इक्वल। किसके इक्वल है? कैपेसिटेंस। जिस भी बॉडी के लिए आप ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, उसका अगर कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो उसके QV का ग्राफ बना दो और उसका स्लोप ले लो। स्लोप इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। बात समझ में आ गई क्या? स्लोप इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। समझ में आया भैया? नेक्स्ट। और सुनो आप बातें कि स्ट्रेट लाइन है ये वो, तो आप ऐसा भी कह सकते हो, एक और इन्फ्रेंस भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप कह सकते हो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2। Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं, किसी एक बॉडी के लिए डिफाइन करना हो अगर आपको रिलेशन, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन इट। और आप ये कह सकते हो कि अगर किसी V1 पोटेंशियल पर Q1 चार्ज था और V2 पोटेंशियल पर Q2 चार्ज है, तो उनको कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम। ठीक है जी। Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू V1 बाई V2। नेक्स्ट आप लिखो फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या लिखोगे जी? फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर। उससे पहले अगर आप एक और चीज़ डिफाइन करना चाहो, 1 फैरेड, एक 1 फैरेड की बातें भी सुनते जाओ। 1 फैरेड को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? एक कंडक्टर जिसके ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर करने पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे भैया? 1 फैरेड इसकी कैपेसिटी है। समझ में आया क्या? मैं लिख देता हूं यहां पे, द कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू 1 farad when 1 volt potential is developed on it. When 1 volt potential is developed on it, on the storage of 1 volt, on the storage of 1 coulomb charge on it, on the storage of 1 coulomb charge। बस ऐसा लिख लो।
1 कूलम चार्ज स्टोर करने पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, तो उस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना कहलाएगा, 1 फैरेड कहलाएगा। उम्मीद है आपको मेरी इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम एक स्फेरिकल कैपेसिटेंस की बात सुनना चाहें, क्या सुनना चाहें, स्फेरिकल कैपेसिटेंस, नेक्स्ट लिखो आप स्फेरिकल कैपेसिटेंस। उसके बाद मैं आपको कैपेसिटर बनाना सिखाता हूँ कि कैपेसिटर बनता कैसे है। ये तो इंट्रोडक्शन है बेसिकली। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी भैया, बोलो बोलो, स्फेरिकल कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटेंस देखो जी, मान लीजिए कि एक ऐसे गोला है, ठीक है, आप इसके ऊपर चार्ज स्टोर करते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है जी, आप इसके ऊपर चार्ज स्टोर करते जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप होता चला जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनो कि मान लो कि मैंने इसके ऊपर कितना चार्ज रख दिया, लाकर क्यू चार्ज रख दिया, और वो क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ओके जी। तो ये है आपका Q, और ये क्या है, ये है R रेजिस्टेंस और R रेडियस। Q चार्ज है, R रेडियस है। तो मेरी बात सुनो, सरफेस पर जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, के क्यू बाय आर। कितना आता है, के क्यू बाय आर। तो एक बात सुनो, अगर यहां पर कैपेसिटेंस, हमें अभी अभी बताया गया कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे सी निकालने के लिए, तो के क्यू बाय आर डिवाइडेड बाय वी, समझ में आया? के, एक सेकेंड प्लीज, Q की जगह Q रहने दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर। ये है सही बात। तो Q से Q हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये आ गया आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटेंस। क्या आ गया जी, ये स्फेरिकल कैपेसिटेंस, यानी किसी भी आर रेडियस के स्फेयर पर इतनी किसी भी आर रेडियस के स्फेयर के पास इतनी कैपेसिटी होती है। ये एबिलिटी को डिफाइन करता है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर चार्ज। तो बात सुनो बहुत ध्यान से, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मुझे पता लग गया C रेडियस ऑफ स्फीयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, कैसे कि कैपेसिटेंस वर्सेस रेडियस, कैपेसिटेंस वर्सेस डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल है, सोचने वाली बात नहीं है। समझ में आ गया क्या? इधर आएगा C और इधर आएगा R, और ये है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या बन गया फॉर्मूला, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन। ये स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। जैसे जैसे कंडक्टर जिसको यूज कर रहे हैं कैपेसिटर बनाने में, उसकी शेप चेंज होगी, उसका साइज चेंज होगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। बात समझ में आई क्या? तो ये वाली बातें तो समझ में आ गई। ठीक है, एक सवाल अगर मैं आपको ऐसे कराऊं, बहुत ध्यान से सुनो, कि एक आर, कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है। मैं सवाल लिख देता हूं यहां पर, दो सवाल कराऊंगा मैं आपको। मान लीजिए n स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, समझ में आया? कितनी ड्रॉप्स हैं, n स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, और वो कंबाइन होके टू फॉर्म
लार्जर ड्रॉप। तो कह रहा है कि जो स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस होगा और जो लार्जर ड्रॉप का कैपेसिटेंस होगा उनको कंपेयर करो, फाइंड चेंज इन कैपेसिटेंस, फाइंड रेशियो find the ratio of capacitance in initial, find the ratio of capacitance सिंगल स्मॉल ड्रॉप एंड लार्जर ड्रॉप। मुझे तो इतना पता है कि कैपेसिटेंस स्फीयर के केस में रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C1 बाय C2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2। मैं तो डायरेक्ट यहाँ से कर दूंगा, लेकिन मुझे स्मॉल वाले का तो रेडियस पता लग सकता है, मैं मान लूँ R, लेकिन बड़े वाले का कितना होगा। तो वही कैलकुलेट करने के लिए, रेडियस का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या अप्लाई करी, यहाँ पर मैथ्स अप्लाई कर दी। वो कैसे जी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर आप n स्मॉल ड्रॉप्स को मिलाओगे तब भी आपको एक बड़ी ड्रॉप मिलेगी। तो n इंटू वॉल्यूम, n इंटू 4/3 पाई, मैंने उस ड्रॉप को मान लिया स्मॉल r। तो ये छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके आइडेंटिकल हैं। सर आइडेंटिकल हैं कि सब, हाँ आइडेंटिकली बिगर ड्रॉप बना ली। तो उसका रेडियस क्या मान लिया स्मॉल r, और इसका रेडियस क्या मान लिया कैपिटल R। तो n इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 पाई, तो इतना सा समझ में आ गया कि कैपिटल R एन कैपिटल R का क्यूब स्मॉल r क्यूब के n टाइम्स है। बात समझ में आ गई क्या। तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। बस काम बन गया। कैपिटल R की जगह आके इसको रख दो, मतलब R2 जिसको R2 माना है। ठीक है भाई, सवाल सॉल्व है। सर हमें समझ में नहीं आता। अच्छा जी, लो करके दिखाते हैं आपको। इनिशियल कैपेसिटेंस को अगर आप मान लो C1 और इसको मान रहे आप C2 और इन्हीं का रेशियो आपसे पूछा गया, तो R1 किसके इक्वल आ गई थी, स्मॉल r के इक्वल हमने माना, और नीचे वाला जो R2 था कैपिटल R किसके इक्वल आ गई थी, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल। तो क्या बन गया जी, ये रेशियो स्मॉल ड्रॉप एंड लार्जर ड्रॉप, तो बन गया 1/n रेज़ टू द पावर 1/3, बोले तो n की पावर -1/3। उम्मीद है आपको मेरा सवाल समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट एक और सवाल लिख लो और घर को निकल लो। एक और सवाल लिख लो और घर को निकल लो। सवाल कुछ ऐसा है, क्या है जी, इफ (64) drops, identical drops, coalesces, कि बोलो कंबाइन, बोल दो कंबाइन हो गई, कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ larger drop if potential of each small drop
if potential of each small drop is 3 volts। समझ में आ गया क्या? तो ध्यान से सुनो, इन सवालों को कैसे करना है, इस तरह के सवालों को कैसे करना है। तो कुछ नहीं बाबा, आपको एक ड्रॉप का पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, तो आप उससे उसका चार्ज निकाल लो। देखो ऐसी 64 स्मॉल ड्रॉप्स हैं जिनको आपने पकड़ लिया। सर आप तो होमवर्क में देने वाले थे। मैंने कहा भैया ये होमवर्क में गया और होमवर्क में लिखा रहेगा, फिर जिसके पास आपके अगले साल नोट्स जाएंगे फिर वो पढ़ रहा होगा, वो अगले साल किसी को दे देगा, तो ऐसे चलता रहेगा। तो आज मैं करा दूंगा तो वो भी कर लेगा, आने वाली आपकी जनरेशन कर लेगी। ओफ, कितने उच्च विचार है मेरे। तो ध्यान से सुनो, ये कितनी है, 64 ड्रॉप्स हैं और इन सब ने मिलके एक बड़ा मोर्चा खोल लिया, बड़ी ड्रॉप बन गई है। बात समझ में आ गई क्या? तो इनिशियली जो हमारे पास ये 64 ड्रॉप्स हैं, इसमें पोटेंशियल कितना दे रखा है, 3 वोल्ट्स। तो के क्यू बाय स्मॉल आर, मैंने उसका रेडियस क्या मान लिया, स्मॉल आर। और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा जी, के, मान लो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, क्यू डैश। तो के क्यू डैश डिवाइडेड बाय, और इसका रेडियस भी मान लो कैपिटल आर। तो अगर एक चार्ज पर मान लो आप स्मॉल क्यू चार्ज है, तो क्यू डैश कितना हो चुका होगा, उन्हीं से तो जुड़ के बना है, तो उसका चार्ज कितना हो चुका होगा, एन क्यू। और कैपिटल आर अभी हम पीछे देख के आए कि अगर एन ड्रॉप्स कंबाइन होती हैं तो इसका रेडियस क्या होता है, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। पुट कर दो, 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 कर दो भाई। तो के एन क्यू डिवाइडेड बाय एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो अब यहाँ पे अगर आप इतना देख सकते हो तो आप महान हो, ठीक है जी। तो अगर के क्यू बाय आर की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 3 वोल्ट, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, के क्यू बाय आर की वैल्यू तो पहले ही फिक्स थी, तो एन 1 माइनस 1/3 यानी कितना हो गया, 2/3 इंटू 5 वोल्ट। तो कितना वोल्ट आ गया भैया, अगर 64 ड्रॉप्स थी तो 64 की पावर 2/3 इंटू, मैं 3 वोल्ट मान के चला हूं, कितना मान के चला हूं, 3 वोल्ट मान के चला हूं मैं। तो यहां पे क्या आएगा, 3 वोल्ट आएगा। वोल्ट्स। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बोलो। देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 3 से 48 वोल्ट विल बी द आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए बो बाय, सी यू सून, एंजॉय, बो बॉय, बो बॉय, बो बॉय।